करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्सनालिटी। ये टॉपिक साइकोलॉजी की फाउंडेशन है और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ हर पेशेंट का बिहेवियर, एटीट्यूड, कोपिंग स्टाइल और कम्युनिकेशन उसकी पर्सनालिटी से अफेक्ट होता है। आज की क्लास में हम पर्सनालिटी के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, थ्योरीज, फ्रूट के मॉडल, पर्सनालिटी टाइप और नर्सिंग रोल सब डिटेल में समझेंगे। इस लेक्चर के बाद आप इजीली क्लिनिकल एरिया में इस पर्सनालिटी को कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकेंगे। तो लेट्स बिगिन द जर्नी। Personality. The term personality originates from the Latin word persona, which referred to the mask worn by actors in ancient dramas to indicate their roles. Personality word Latin language के word persona से आया है। Ancient drama में एक्टर मास्क पहनते थे जिसे पर्सोना कहा जाता था। इनिशियली पर्सनालिटी का मतलब है सिर्फ आउटर अपीयरेंस, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी में पर्सनालिटी का मीनिंग बहुत ही ब्रॉड है। Personality, it represents the total quality of an individual behavior encompassing habits, thinking, attitude, interest, and their personal philosophy of life. Personality include thinking styles, habit, attitude, interest, emotional reactions, social behavior. Simple words में कहें तो personality का मतलब है एक इंडिविजुअल दुनिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक पेशेंट काम और कोऑपरेटिव है और दूसरा पेशेंट एग्रेसिव और इम्पेशेंट है, तो दोनों की पर्सनालिटी डिफरेंट है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पर्सनालिटी बायोलॉजिकल भी होती है और इन्वायरमेंटल भी। बायोलॉजिकल मीन्स जेनेटिक, इन्वायरमेंटल मीन्स फैमिली, स्कूल, कल्चर, सोसाइटी एटसेट्रा। इसलिए सेम फैमिली के दो चिल्ड्रंस की पर्सनालिटी भी अलग हो सकती है। तो पर्सनालिटी इन दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है, दैट इज बायोलॉजिकल कंपोनेंट और एनवायरमेंटल कंपोनेंट। अब बात करते हैं पर्सनालिटी की कुछ डेफिनेशंस की। अब कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्पर्ट की। एल्पर्ट ने 1937 में पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन देयर यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। मतलब पर्सनालिटी एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिविजुअल के साइकोफिजिकल सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो माइंड और बॉडी मिलकर यूनिक पर्सनालिटी बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, it refers to deeply ingrained patterns of behavior including how one perceive, relate to and think about themselves and the environment. Personality deeply ingrained behavior pattern का collection है। According to Einstein, personality is more or less stable and enduring organization of the person's characters, temperament, intellect, physique which determine his unique adjustment to the environment. अब मतलब आइंस्टाइन के अनुसार पर्सनालिटी रिलेटिवली स्टेबल होती है और करेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट और फिजिक को इंक्लूड करती हैं। DSM-4 में 1994 में पर्सनालिटी इज डिफाइंड एज एन एंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ परसीविंग, रिलेटिंग टू एंड थिंकिंग अबाउट एनवायरनमेंट एंड वनसेल्फ। मतलब पर्सनालिटी एक एंड्यूरिंग पैटर्न है, मतलब लॉन्ग टर्म पैटर्न है। अकॉर्डिंग टू RS Wordsworth, personality is the total quality of individual behavior. मतलब personality is the total quality of individual behavior means usually अब पर्सनालिटी के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। सबसे पहले यूनिक एंड स्पेसिफिक। पर्सनालिटी हर पर्सन यूनिक होता है। नो टू पर्सनालिटीज आर एग्जैक्टली द सेम। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ हेल्प टू शेप द पर्सनालिटी। इंडिविजुअल को अपने बारे में अवेयरनेस होती है। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी इज जज बाय द सोसाइटी। पर्सनालिटी इज इन्फ्लुएंस एंड इवेल्युएटेड बाय सोशल इंटरेक्शन। सोसाइटी हमारी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व और इवेल्युएट करती है। Next is it includes all the behavior patterns, means it encompasses cognitive, emotional and behavior traits. Thinking, emotions और behavior सब personality का ही part है। It is sum of all traits, a combination of physical, mental and social qualities.
फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल और मेंटल ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स पर्सनैलिटी चेंजेस विद एनवायरनमेंट और सिचुएशनल शिफ्ट। पर्सनैलिटी फिक्स नहीं होती, सिचुएशन और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट क्लासरूम में शाय हो सकता है, बट फ्रेंड्स के साथ वो एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, यूनिक पर्सनालिटी इज यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, मींस वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल हैव अ स्टेबल पर्सनालिटीज। पर्सनालिटी एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट में हेल्प भी करती है। वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी well adjusted personalities are calm, stable or socially acceptable, shows socially acceptable behavior. Now comes maladjustment. Maladjustment leads to conflict, means conflict, anxiety and social problems. Personality is shaped by both genetic and environmental factor. Personality strive for goals, means goal oriented individual have a better self regulation. Personality goal oriented people usually better self regulated होते हैं. They tend to have a stable personalities. एक important line याद रखनी चाहिए, personality works as a whole system, thoughts, feeling और behavior, these all are interconnected. आगे चलते हैं और बात करते हैं ट्रेट्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स द पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को समझते हैं। सबसे पहला आता है पर्सनल अपीयरेंस, हाइट, कंप्लेक्शन, बॉडी स्ट्रक्चर, कॉन्फिडेंस, ये सब इंक्लूड होते हैं पर्सनल अपीयरेंस में, जो हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस। हाई इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है। नेक्स्ट कम इमोशनैलिटी। कुछ पीपल इमोशनली स्टेबल होते हैं और कुछ ओवर रिएक्टिव। रिएक्शन बेस्ड ऑन इमोशंस डिफाइन पर्सनालिटी एज इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड। नेक्स्ट कम सोशियबिलिटी। सोशल इंटरेक्शन शेप एंड कंप्लीट्स वंस पर्सनालिटी। सोशल इंटरेक्शन पर्सनालिटी को शेप करती हैं। नेक्स्ट इज असेंडेंस एंड सबमिशन। Dominant traits show leadership, while submissive traits indicate introversion and emotionality. डोमिनेंट पीपल लीडरशिप शो करते हैं, सबमिसिव पीपल क्वाइट और डिपेंडेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट कम मोरल कैरेक्टर। वैल्यू लाइक एम्पैथी, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी आर द कोर ऑफ पर्सनैलिटी। ऑनेस्टी, एम्पैथी, लॉयल्टी पर्सनैलिटी के कोर पार्ट हैं। नर्सिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपैशनेट नर्स की पर्सनैलिटी पेशेंट को इमोशनली कंफर्ट कराती है। तो ये सब कुछ थे पर्सनालिटी के ट्रेट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पर्सनालिटी। आगे बात करते हैं फैक्टर्स जो पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। देयर आर ब्रॉडली इन फैक्टर्स को ब्रॉडली दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है, बायोलॉजिकल फैक्टर और सोशो कल्चर फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड हेरिडिटरी फैक्टर, internal and external factors. Internal factors which are hereditary, and external factors include drug, alcoholism, disease and health status, diet and malnutrition, whereas internal factors include genetics, endocrine glands, and other. Next comes social culture factor, which include home environment, parents, school environment, teacher, peer group, sibling relationship, etc. Social culture factor also include mass media and cultural environment. So these all shapes the personality development. अब बात करते हैं इन्हीं फैक्टर्स को डिटेल में समझने की। हेरिडिटरी फैक्टर जीन से रिलेटेड होते हैं, जैसे फिजिक, बॉडी स्ट्रक्चर, सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट करता है। एन इंडिविजुअल साइज, स्ट्रेंथ एंड फिजिकल अपीयरेंस सिग्निफिकेंटली अफेक्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड सोशेबिलिटी। बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक हॉर्मोन्स बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथायराइडिज्म में इरिटेबिलिटी और एंजाइटी इंक्रीज हो सकती है। हार्मोनल लेवल सच एज T3 T4 influence behavior, speed. High level can cause nervous tension as well as low level cause dullness. Next come physiological conditions like डाइट, क्रॉनिक इलनेस और टॉक्सिक बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स लाइक डाइट, टॉक्सिन एंड क्रॉनिक इलनेस कैन कॉजेज बिहेवियर चेंजेस सच एज इरिटेबिलिटी और डिपेंडेंसी। नेक्स्ट कम नर्वस सिस्टम। ब्रेन फंक्शनिंग पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट बेस होता है। द कम्प्लेक्सिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम आर फंडामेंटल to how an individual think and feel. ब्रेन इंजरी के पेशेंट्स में पर्सनालिटी चेंजेस बहुत ही कॉमन होते हैं, तो इसे हम बता सकते हैं कि नर्वस सिस्टम भी एक पर्सनालिटी का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है।
जो पर्सनालिटी को शेप करता है। नेक्स्ट कम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी विच इंक्लूड्स एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच कम्स अंडर एनवायरमेंट पर्सनालिटी को डीपली अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर घर और फैमिली, लविंग फैमिली सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कराती है। ओवर प्रोटेक्शन डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। अ होम फिल्ड विद लव, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फोस्टर अ सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी, वेयर एज ओवर प्रोटेक्शन कैन लीड टू डिपेंडेंसी। नेक्स्ट कम स्कूल एनवायरनमेंट। टीचर और पियर्स डिसिप्लिन और सोशल बिहेवियर डेवलप करने में मदद करते हैं। पर्सनालिटी ऑफ टीचर्स एंड करिकुलम and the social atmosphere of the school shapes the child discipline and social stability. Next comes social roles. The social values and codes of community teaches an individual to be obedient and respectful, means society value और culture expectation सिखाती है। Next comes psychological factors. Perception, motivation और emotional stability भी important है personality के लिए। Intellectual capacity, motives, perception and emotional stability are an internal determinants that directs personality growth. For example, a child constantly criticized by parents may develop an inferiority feeling. अगला बात करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड साइकोएनालिसिस के फादर माने जाते थे। उन्होंने माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इस मॉडल को आइसबर्ग मॉडल भी कहा जाता है। आइसबर्ग का स्मॉल विजिबल पार्ट जो कि पानी के ऊपर होता है कॉन्शियस माइंड शो करता है। लार्ज हिडन पार्ट अनकॉन्शियस माइंड रिप्रेजेंट करता है। कॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स होते हैं जो हमें अवेयर होते हैं। जैसे अभी आप लेक्चर सुन रहे हो, ये कॉन्शियस अवेयरनेस है। इसमें रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग इंक्लूडेड होता है। प्री कॉन्शियस माइंड में मेमोरी स्टोर्ड हो जाती हैं जो इमीडिएटली कॉन्शियस नहीं होती, बट थोड़ा सा प्रेशर डालने पर या रिकॉल करने पर ये आ सकती हैं। फ्रूट के अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल होता है। इसमें हिडन डिजायर्स, फियर, पेनफुल मेमोरीज और इंस्टिंक्ट सभी स्टोर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्डहुड ट्रॉमा चाइल्डहुड ट्रॉमा एडल्टहुड बिहेवियर को अनकॉन्शियसली अफेक्ट कर सकता है। फ्रूट ने पर्सनालिटी के 3 स्ट्रक्चर्स भी बताए हैं जो कि क्या है, इट, ईगो एंड सुपर ईगो। इट प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है और इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहता है। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है और प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। पर सुपर ईगो मोरल वैल्यूज और कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डाइटिंग कर रहे हो और केक देखते हो, इट कहता है केक खा लो, सुपर ईगो कहेगा ये अनहेल्दी है, ईगो कहेगा बैलेंस बनाएगा, एक स्मॉल पीस खा लो, ताकि इट और सुपर ईगो में बैलेंस बना रहे। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी को क्लासिफाई करने की कोशिश की है। एक एक करके इन क्लासिफिकेशंस को हम समझेंगे। इन 7 क्लासिफिकेशंस को हम एक एक करके आगे समझते हैं। सबसे पहले आते हैं अर्ली पर्सनैलिटी टिपोलॉजीज। हम पर्सनैलिटी की अर्ली टिपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली टिपोलॉजीज मतलब पर्सनैलिटी को क्लासिफाई करने की सबसे पुरानी अप्रोचेस। सबसे पहले आती है हिपोक्रेट्स थ्योरी। हिपोक्रेट्स जो कि एक फेमस ग्रीक फिजिशियन थे। उन्होंने अराउंड 400 बीसी में बोला कि पर्सनैलिटी बॉडी फ्लूइड्स या ह्यूमर्स पर डिपेंड करती है। उनके अकॉर्डिंग 4 बॉडी फ्लूइड होते हैं और इन्हीं के बैलेंस से पर्सनालिटी ट्रेट डेवलप होते हैं। हिपोक्रेट थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 ह्यूमर्स हैं, सैंग्विन, फ्लेगमैटिक, मैलेंकोलिक और क्लोरिक। सैंग्विन ये ब्लड से रिलेटेड है। इस टाइप के लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, चीयरफुल होते हैं, फ्रेंडली और एनर्जेटिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे बात करता है और पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करता है, वह सैंग्विन पर्सनालिटी के एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट कम क्लोरिक। ये येलो बाइल से रिलेटेड हैं। इस टाइप के इंडिविजुअल इरिटेबल होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और हॉट टेम्पर्ड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग छोटी सी बात पर भी क्विकली एंग्री हो जाते हैं। ये आते हैं
क्लोरिक इंडिविजुअल। नेक्स्ट कम मैलंकोलिक। ये ब्लैक बाइल से रिलेटेड होते हैं। इस पर्सनालिटी के लोग सैड रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं और पेसिमिस्टिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पर्सन हर सिचुएशन में नेगेटिव आउटकम सोचता है और इजीली अपसेट हो जाता है, दीज ऑल कम्स अंडर मैलंकोलिक पर्सनालिटी। नेक्स्ट कम फ्लेगमैटिक। ये फ्लेगम से रिलेटेड है। इस टाइप के लोग काम होते हैं, कूल माइंडेड होते हैं, पीस लविंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वार्ड पोस्टिंग में जो नर्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी पैनिक नहीं करती और कामली हैंडल करती है, वो फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी शो करती है। अब बात करते हैं भगवत गीता ने किस तरह से पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई किया था। भगवत गीता ने पर्सनालिटी को 3 गुणों में आइडेंटिफाई किया था: सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण। सात्विक, दीज आर रिजर्व्ड और कंट्रोल्ड पर्सनालिटी पीपल, they are spiritually balanced person. Next come rajasic. Rajasic are active, ambitious and sociable personality. Next come tamasic. These are lazy, pleasure seeking और inactive behavior. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ कंफर्ट चाहता है और हार्ड वर्क अवॉइड करता है, तो उसमें तामसिक क्वालिटीज हो सकती हैं। ये थ्योरी साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड नहीं है, बट पर्सनालिटी अंडरस्टैंडिंग का फाउंडेशन इन्होंने ही दिया था। आगे बात करते हैं अगली क्लासिफिकेशन की, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल टिपोलॉजीज गिवन बाय क्रैचमर एंड सेल्डन। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल टिपोलॉजीज पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर बेस्ड पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट ने बिलीव किया है बॉडी बिल्ड और पर्सनालिटी का रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले आते हैं अकॉर्डिंग टू क्रेचमर क्लासिफिकेशन, बॉडी स्ट्रक्चर्स आर पिकनिक, एथलेटिक एंड एस्थेनिक। पिकनिक पिकनिक इंडिविजुअल ओबीस या बल्कि बॉडी स्ट्रक्चर वाले होते हैं। सोशिएबल और जॉली नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पर्सन फ्रेंडली हो, सबको एंटरटेन करे और सोशल गैदरिंग एंजॉय करे, दीज ऑल कम्स अंडर पिकनिक। नेक्स्ट कम एथलेटिक टाइप। एथलेटिक इंडिविजुअल बैलेंस और मस्कुलर बॉडी वाले होते हैं, एनर्जेटिक और एग्रेसिव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स स्टूडेंट या जिम लवर ऑफन एथलेटिक कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कम एस्थेनिक। एस्थेनिक आर individuals are thin or lean body structure. They are very shy and reserved. For example, जो स्टूडेंट क्लास में क्वाइट बैठा रहता है और कम इंटरेक्शन करता है, दे कम अंडर एस्थेनिक टाइप। अब बात करते हैं शेल्डम सोमेटोटाइप्स, which comes in 1954. शेल्डन ने बॉडी टाइप्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था: एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक सॉफ्ट और फैट बॉडी होती है, फ्रेंडली और अफेक्शनेट पर्सनालिटी होती है इनकी। फॉर एग्जांपल, फैमिली ओरिएंटेड और केयरिंग इंडिविजुअल। नेक्स्ट कम्स अंडर मीजोमॉर्फिक, मस्कुलर बॉडी, बोल्ड, एडवेंचरस और एनर्जेटिक। एग्जांपल, लीडरशिप क्वालिटी वाले पीपल। नेक्स्ट comes under ectomorphic. Ectomorphic are thin or fragile body, reserved और artistic nature. For example, creative students जो painting, writing या music पसंद करते हैं, these all come under the ectomorphic somatotypes. इस इमेज में भी आप देख सकते हैं थिन बॉडी, दीज आर एक्टोमॉर्फिक, मस्कुलर, दीज आर मीजोमॉर्फिक एंड फैट एंड राउंड आर एंडोमॉर्फिक। अब आगे बढ़ते हैं साइकोलॉजिकल टिपोलॉजी गिवन बाय कार्ल जंग। कार्ल जंग ने हमारे बॉडी को, हमारी पर्सनालिटी को 3 में क्लासिफाई किया था: एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। Introverts are quite reserved and internally focused. They are interested in their own inner world. They are shy and withdrawn. They seek manifestation through inner activities. Whereas extroverts are sociable, active and outgoing. They are interested in external world. They are sociable and friendly, and they are motivated by physical stimulation. Then comes ambivert. Ambivert includes introvert and extrovert, which include both the qualities. For example, a nurse patient care में इंटरेक्टिव हो सकती है, बट पर्सनल लाइफ में रिजर्व्ड हो सकती है। इस पिक्चर में भी हम समझ सकते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट को इमेज ऑब्जर्व
अब हम बिहेवियर पर्सनालिटी टाइप डिस्कस करेंगे, टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी। ये क्लासिफिकेशन स्ट्रेस और लाइफस्टाइल बिहेवियर से रिलेटेड है। टाइप ए पर्सनालिटी इंडिविजुअल कॉम्पिटिटिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, हार्ड वर्किंग और टाइम कॉन्शियस होते हैं। इन्हें जल्दी होती है हर काम कंप्लीट करने की। ये लोग प्रेशर में रहते हैं, इजीली स्ट्रेस हो जाते हैं, हार्ट डिजीजेस का रिस्क भी इन पर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे स्टूडेंट जो हर एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, कॉन्स्टेंटली बिजी रहते हैं और रिलैक्स भी नहीं करते। दीज ऑल कम्स अंडर टाइप ए पर्सनालिटी पीपल। नाउ कम टाइप बी पर्सनालिटी पीपल। दीज आर रिलैक्स्ड, इजी गोइंग, पेशेंट और काम नेचर के होते हैं। ये स्ट्रेस को बेटर हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट स्टडीज और एंजॉयमेंट दोनों को बैलेंस करते हैं और अननेसेसरी टेंशन नहीं लेते, दीज ऑल कम अंडर टाइप बी पर्सनालिटी पीपल। नर्सिंग से कोरिलेट करते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर नर्स टाइप ए बिहेवियर एक्सेसिवली शो करती है तो उन्हें जल्दी ही बर्न आउट हो सकता है, एंजाइटी इंक्रीज हो सकती है। इसके ऑपोजिट टाइप बी क्वालिटीज लाइक कामनेस और पेशेंस पेशेंट केयर में हेल्पफुल होते हैं। आगे बात करते हैं ट्रेट थ्योरी की, जो कि गोर्डन एल्पर्ट ने दी थी। गोर्डन एल्पर्ट की ट्रेट थ्योरी के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी डिफरेंट ट्रेट्स के कॉम्बिनेशन होती है। ट्रेट मतलब स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एल्पर्ट ने पर्सनालिटी को डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बोला है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है पर्सनालिटी फिक्स नहीं होती, कंटिन्यूअसली डेवलप होती रहती है। साइकोफिजिकल सिस्टम मींस माइंड और बॉडी दोनों पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। एल्पर्ट ने क्लासिफाई किया था असेंडेंट पर्सनालिटी और डिसेंडेंट पर्सनालिटी। असेंडेंट पर्सनालिटी इंडिविजुअल डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, आउटगोइंग और कॉन्फिडेंट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वार्ड लीडर जो टीम को कॉन्फिडेंटली मैनेज करते हैं। डिसेंडेंट इंडिविजुअल सबमिसिव होते हैं, सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, सोशली कॉम्पिटिटिव कंपटीशन अवॉइड करते हैं। जो स्टूडेंट आंसर जानता है बट क्लास में बोलने से हेजिटेट करता है, दिस ऑल कम्स अंडर डिसेंडेंट इंडिविजुअल। नाउ एल्पर्ट के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल यूनिक होता है। दो लोग सेम ट्रेट शेयर कर सकते हैं बट पर्सनालिटी कभी एग्जैक्टली सेम नहीं होती। नर्सेस को पेशेंट की पर्सनालिटी समझनी चाहिए क्योंकि इससे कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, बेटर पेशेंट केयर पॉसिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रेसिव पेशेंट को काम हैंडलिंग चाहिए, वाइल इसके ऑपोजिट शाई पेशेंट को एंकरेजमेंट चाहिए। आगे बात करते हैं ऑल्टरेशन इन पर्सनालिटी। ऑल्टरेशन इन पर्सनालिटी के बारे में बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है उसकी पर्सनालिटी भी चेंज होती है। ये चेंजेस हमेशा ग्रेजुअल होते हैं और इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर्स जैसे कि एज, एक्सपीरियंस, मूड वेरिएशन एटसेट्रा। जो ट्रेट्स पहले स्टेबल थे वो टाइम के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो यंग एज में ज्यादा एंग्री था, ओल्ड एज में हो सकता है वो शांत हो जाए। लेकिन कभी कभी पर्सनालिटी में सडन ऑल्ट्रेशन भी हो जाता है और इनका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है। ये सडन चेंजेस अक्सर लिंक्ड होते हैं जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटल इलनेस, सब्सटेंस अब्यूज, मेडिकल कंडीशन, माल न्यूट्रिशन या ब्रेन इंजरी और ट्रॉमा एटसेट्रा। तो ओवरऑल पर्सनालिटी एक डायनामिक प्रोसेस है जो लाइफ के एक्सपीरियंस और हेल्थ कंडीशन के साथ कॉन्शियसली इवॉल्व करता रहता है। अब हम बात करेंगे ग्रेजुअल ऑल्ट्रेशन के बारे में। ये चेंजेस धीरे धीरे होते हैं और इनका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रेजुअल ऑल्ट्रेशन में वो हैं नंबर 1 एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस जैसे क्लाइमेट या सराउंडिंग्स का बदलना। नेक्स्ट कम अंडर चेंज इन लिविंग कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल घर शिफ्ट करना या नए शहर में सेटल हो जाना। नेक्स्ट इज मैरिज और लाइफ इवेंट्स, शादी, बच्चा होना या कोई मेजर इंसिडेंट होना। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, जो चेंज करना या नए कैरियर में एंटर करना, जॉब चेंज करना या नए कैरियर में एंटर करना। नेक्स्ट इज मैचुरेशनल चेंजेस, जैसे एज के साथ नेचुरली
होने वाले चेंजेस। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जब कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लाइफ या हॉस्टल लाइफ में एडजस्ट करता है तो उसकी पर्सनालिटी शिफ्ट हो सकती है। ये इंडिपेंडेंस फोस्टर करता है और नई हैबिट्स और टैलेंट डेवलप करने का मौका देता है। तो ग्रेजुअल ऑल्ट्रेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो इंसान की पर्सनालिटी को शेप करते हैं, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ ऑल्ट्रेशन इन पर्सनालिटी ड्यू टू इलनेस। इलनेस की वजह से पर्सनालिटी में क्या-क्या सिम्पटम आ सकते हैं। जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसके बिहेवियर और इमोशंस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले वह विड्रॉन, इरिटेबल और इल टेम्पर्ड बिहेवियर डेवलप हो कर जाता है, जो आगे चलकर स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर तक लीड कर सकता है। दूसरा, चेंजेस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट, बॉडी इमेज और लाइफस्टाइल। इंसान अपने आप को अलग तरीके से देखने लगता है। नेक्स्ट कम्स, कभी-कभी वो सेल्फ सेंटर्ड, रिसेंटमेंट और एग्रेशन भी आ जाता है, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के रिस्क को क्रिएट करता है। और भी सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि डिमांडिंग और डिपेंडेंट पर्सनालिटी, नॉन कोऑपरेटिवनेस, हॉस्टिलिटी, शेम और गिल्ट फीलिंग। अगर ये सिम्पटम्स प्रोलॉन्ज हो जाएं तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर या क्रॉनिक मेंटल इलनेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए इलनेस के दौरान पर्सनालिटी चेंजेस को समझना और टाइमली एड्रेस करना बहुत बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ नर्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। नर्सिस का रोल को नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फिजिकल केयर तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि पेशेंट की पर्सनालिटी और इमोशनल नीड्स को भी समझना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले नर्स को फैसिलिटेट करने होते हैं एक्सप्रेशन, मतलब पेशेंट को अपने थॉट्स और फीलिंग एक्सप्रेस करने का मौका देना। ये उन्हें चेंज के साथ कोप करने में हेल्प करता है। अगला, नर्सिस को एंथुसियाज्म शो करना चाहिए, अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस दिखाने की वो पेशेंट की केयर के लिए प्रेजेंट है। नेक्स्ट कम बिल्डिंग रिलेशनशिप, ट्रस्ट कॉन्फिडेंस ट्रस्ट कॉन्फिडेंस और कॉपरेशन एस्टेब्लिश करना पेशेंट के साथ। ये थेराप्यूटिक बॉन्ड को बढ़ाता है। चौथा, नर्सिस को लोअर एंजाइटी करना होता है। जब एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है तो पेशेंट का स्ट्रेस और एंजाइटी नेचुरली रिड्यूस हो जाते हैं। और फाइनली, नर्सिस को कलेक्ट करनी होती है हिस्ट्री, पेशेंट की पर्सनालिटी ट्रेट्स और डेली रूटीन्स में होने वाले चेंजेस को डिटेल में समझना। इन सब रोल के साथ नर्स पेशेंट की पर्सनालिटी को बेटर आइडेंटिफाई कर सकती है और उनकी ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव करने में कंट्रीब्यूट कर सकती है। So these are some of the roles which are important for the nurse for identification of an individual personality. These roles include facilitating expression, showing enthusiasm, building relationship, lower anxiety and collecting history. अब बात करते हैं रोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी स्ट्रक्चर इन मेंटल हेल्थ केयर। जब नर्स या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पेशेंट को पर्सनालिटी को समझते हैं तो वह उनकी केयर और सपोर्ट को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। सबसे पहला रोल होता है अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। पर्सनालिटी की नॉलेज से हम पेशेंट की मेंटल हेल्थ कंडीशन को बेटर समझने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट रोल कम्स इज प्लान केयर। जब पर्सनालिटी में चेंज आते हैं और डेली टास्क डिस्टर्ब होते हैं तो नर्स पेशेंट को मैनेज करने में असिस्ट करती है। तीसरा आता है प्रोवाइडिंग गाइडेंस। नर्सेस फैमिली और पेशेंट को डेवलपमेंटल टास्क के बारे में सिखाती हैं और एडवाइस करती हैं ताकि वो अपनी सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर सके। तो पर्सनालिटी स्ट्रक्चर को समझना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जिसे मेंटल हेल्थ केयर होलिस्टिक और पेशेंट सेंटर्ड बन जाता है। आगे बात करते हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। साइकोलॉजी में पर्सनालिटी को समझने के लिए अलग-अलग थ्योरीज ने अपने पर्सपेक्टिव दिए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोल्डन एल्बर्ट ट्रेट थ्योरी। इस थ्योरी
ये थ्योरी कहती है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और ये इंसान के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। दूसरी थ्योरी जो हम पढ़ेंगे, रेमंड कैटल 16 पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी। कैटल ने पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए 16 मेजर ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए थे। तीसरा हम पढ़ेंगे आयंसिक 3 डायमेंशन पर्सनालिटी। आयंसिक ने पर्सनालिटी को 3 डायमेंशंस में एक्सप्लेन किया था, जो कि हैं एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म एंड साइकोटिसिज्म। फिर आता है 5 फैक्टर थ्योरी, जिसे हम बिग 5 भी कहते हैं। इसके अंदर आते हैं ओपननेस, कॉन्सिटियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन साइको सोशल स्टेजेस। एरिक्सन ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया था। हर स्टेज एक साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट के साथ आती है। और फाइनली हम पढ़ेंगे जीन पियाजेट की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजेट ने बताया कि कॉग्निटिव ग्रोथ की स्टेजेस के साथ पर्सनालिटी और थिंकिंग इवॉल्व होती है। तो ये सब थ्योरी हम एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ये सब थ्योरीज हमें एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देती हैं कि पर्सनालिटी कैसे फॉर्म होती है, कैसे चेंज होती है और कैसे हम इसे स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजेट की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजेट ने बताया कि बच्चों की सोच और समझने की कैपेसिटी अलग-अलग स्टेज में डेवलप होती है। सबसे पहले स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से 2 साल तक की होती है। इस स्टेज में बच्चे अपने एनवायरनमेंट को सेंस और मोटर एक्टिविटीज के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ ही डेवलप होता है। ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में डेवलप होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल की। इस स्टेज में बच्चे इमेजिनेशन और सिंबॉलिक थिंकिंग यूज करते हैं, लेकिन उनकी रीजनिंग अभी लॉजिकल नहीं होती। तीसरी आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 7 to 11 ईयर्स। यहाँ बच्चे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, लेकिन वो कॉन्क्रीट सिचुएशंस तक लिमिटेड होती है। कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन स्किल यहीं पर आते हैं। और फाइनली आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 साल की होती है। इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं। पियाजेट की थ्योरी हमें ये समझाने में हेल्प करती है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो डायरेक्टली पर्सनालिटी और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अब बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 1 ईयर। इस स्टेज में इन्फेंट अपने एनवायरनमेंट को सेंसरी एक्सपीरियंस और मोटर एक्शंस के थ्रू समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब बच्चे सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं इवन जब वो उनकी आंखों के सामने ना हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बॉल को बोर्ड के पीछे छुपा दिया जाए तो इनिशियली बेबी सोचता है कि बॉल गायब हो गई है, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगता है कि बॉल अभी भी एग्जिस्ट करती है और उसे सर्च करना शुरू करता है। ये स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फाउंडेशन बनाती है, क्योंकि यहीं से बच्चे अपने एनवायरनमेंट के साथ एक्टिवली इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। अगली स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल। इस स्टेज में बच्चे अपनी थिंकिंग और इमेजिनेशन डेवलप करते हैं, लेकिन उनकी रीजनिंग अभी लॉजिकल नहीं होती। सबसे पहले बच्चे लैंग्वेज और सिंबल यूज करना शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। उनकी थिंकिंग कैसी होती है? ईगोसेंट्रिक, मतलब वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए स्ट्रगल करते हैं। उनके थॉट्स प्रोसेस कॉन्क्रीट और अपीयरेंस पर सेंटर्ड होते हैं, मतलब वो चीजों को सरफेस लेवल पर समझते हैं। इस स्टेज में बच्चे प्रिटेंड प्ले करते हैं और एनिमिस्टिक थिंकिंग शो करते हैं, जैसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को फीलिंग देना, फॉर एग्जांपल डॉल को दुखी या खुश समझना। और एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन होती है इस स्टेज की, दैट इज लैक ऑफ कंजर्वेशन। मतलब बच्चे ये समझ नहीं पाते कि क्वांटिटी सेम रहती है चाहे शेप या अपीयरेंस चेंज हो जाए। ये स्टेज हमें दिखाती है कि बच्चों की इमेजिनेशन और सिंबॉलिक थिंकिंग स्ट्रांग होती है, लेकिन लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी डेवलप होनी बाकी है। नेक्स्ट कम अंडर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 साल से 11 साल की होती है।
इस स्टेज के की कॉन्सेप्ट है लॉजिकल थॉट। इस एज में बच्चे कॉन्क्रीट इवेंट्स के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। मतलब वो रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, लेकिन ये लॉजिकल थिंकिंग अभी कॉन्क्रीट सिचुएशन तक लिमिटेड होती है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, दैट इज कंजर्वेशन। बच्चे समझने लगते हैं कि क्वांटिटी सेम रहती है चाहे शेप या अपीयरेंस चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पानी को अगर एक गिलास से दूसरे शेप के गिलास में डालने पर भी उन्हें पता होता है कि पानी की मात्रा सेम है। इस स्टेज में बच्चे अपने एनवायरनमेंट को लॉजिकली एनालाइज कर पाते हैं और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड करने की बजाय रीजनिंग यूज करते हैं। ये उनका कॉग्निटिव थॉट कॉग्निशन कॉग्निशन थॉट या कॉग्निटिव ग्रोथ का एक मेजर माइलस्टोन होता है। नेक्स्ट कम्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब हम बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जो एडोलेसेंस में होती है 11 से 15 साल तक। इस स्टेज का एक की कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट थॉट। इस स्टेज में एडोलेसेंस की थिंकिंग ज्यादा एडवांस हो जाती है। वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में सोच सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग करते हैं और सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उनकी एबिलिटी डेवलप होती है कि वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में भी सोच सकें और डिडक्टिव रीजनिंग यूज कर सकें। मतलब वो अगर ऐसा हो तो क्या होगा टाइप सिनेरियो को लॉजिकली एनालाइज करते हैं। ये स्टेज उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहीं से उनकी थिंकिंग रियल वर्ल्ड से बियॉन्ड जाकर एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल लेवल पर पहुंचती है। अब हम बात करते हैं एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एरिक्सन ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया था और हर स्टेज को एक साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट के साथ लिंक किया था। पहली स्टेज आती है ओरल सेंसरी स्टेज, जो कि बर्थ से 1 साल तक होती है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बच्चे सीखते हैं ट्रस्ट डेवलप करना या मिसट्रस्ट फील करना। स्टेज 2 इज मस्कुलर और एनल स्टेज, विच कम्स अंडर द एज ऑफ 1 to 3 years। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। बच्चे इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं इस स्टेज में। नेक्स्ट कम थर्ड स्टेज, दैट इज लोकोमोटर स्टेज, विच कम्स अंडर प्री स्कूल, दैट इज 3 to 6 year चिल्ड्रंस। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। बच्चे अपने एक्शंस के लिए इनिशिएटिव लेना सीखते हैं। नेक्स्ट इज स्टेज 4, दैट इज लेटेंसी स्टेज, विच कम्स अंडर द एज ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, दैट इज 6 to 12 year। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। बच्चे अपने स्किल और कॉम्पिटेंस डेवलप करते हैं। देन कम्स एडोलेसेंस, विच कम्स अंडर 12 to 20 years। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यहाँ एडोलेसेंस अपने आइडेंटिटी सर्च करते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज यंग एडल्टहुड, दैट इज 20 to 40 years। रिलेशनशिप और बॉन्डिंग रिलेशनशिप और बॉन्डिंग डेवलप होती है इस स्टेज में। नेक्स्ट कम मिडिल एडल्टहुड एज, जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। यहाँ फोकस होता है प्रोडक्टिविटी और कंट्रीब्यूशन पर। नेक्स्ट 8 स्टेजेस मैच्योरिटी, 65 टू डेथ। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ओल्ड एज में अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं और सेटिस्फेक्शन या रिग्रेट फील करते हैं। ये स्टेज हमें बताती है कि पर्सनालिटी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हर एज की साइकोसोशल चेंजेस के साथ इवॉल्व होता है। अब बात करते हैं, एक एक करके इन स्टेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली आती है ओरल सेंसरी स्टेज, जो इन्फेंसी में होती है, बर्थ से 1 साल तक की स्टेज। इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? अभी हमने पढ़ा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। की इवेंट यहाँ होता है फीडिंग, और की रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप कौन होता है, किसके साथ होता है? मदर या केयर गिवर के साथ। अगर इन्फेंट्स की नीड कॉन्स्टेंटली रिलायबली मीट होती हैं तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है। मतलब वो अपने केयर गिवर पर डिपेंड करना सीखता है और सिक्योर फील करता है। लेकिन अगर केयर गिवर नेग्लेक्टफुल हो या नीड फुलफिल ना हो तो बच्चे में मिसट्रस्ट डेवलप होता है।
इससे वह इनसिक्योर फील करता है और अपने एनवायरनमेंट में कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। ये स्टेज एक फाउंडेशन बनाती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ट्रस्ट या मिसट्रस्ट का एक्सपीरियंस फ्यूचर रिलेशनशिप और इमोशनल ग्रोथ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अगली स्टेज पर आते हैं, दैट इज सेकेंड स्टेज, मस्कुलर एनल toddler muscular anal stage. It comes under the age of 1 to 3 years. इस स्टेज का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। की इवेंट यहाँ पर कौन सा होता है? टॉयलेट ट्रेनिंग। और की रिलेशनशिप किसके साथ होता है? पेरेंट्स के साथ। इस स्टेज में बच्चे को अपने फिजिकल स्किल और इंडिपेंडेंस को डेवलप करना होता है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट और एनकरेज करते हैं तो बच्चे में ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है, मतलब वो अपने एक्शंस पर कंट्रोल फील करता है और कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। लेकिन अगर पेरेंट्स ओवर क्रिटिकल या अनसपोर्टिव होते हैं तो बच्चे में शेम और डाउट डेवलप होता है, मतलब वो अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट लूज कर देता है और इनसिक्योर फील करता है। ये स्टेज इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ऑटोनॉमी डेवलप करने का एक हेल्दी पर्सनैलिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब ये स्टेज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑटोनॉमी डेवलप करना एक हेल्दी पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी है और इसके फेलियर से बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है और इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म पड़ता है। Next, third stage, that is locomotor, which is comes under preschool, that is 3 to 6 years of age. इस स्टेज का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। की इवेंट्स यहाँ पर कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंस। और की रिलेशनशिप किसके साथ होता है? फैमिली के साथ। इस स्टेज में बच्चे अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं और प्ले के जरिए अपने कंट्रोल असर्ट करते हैं। अगर उन्हें सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिलता है तो वह अपने एक्शंस में इनिशिएटिव डेवलप करते हैं, मतलब वो कॉन्फिडेंट बनते हैं और नए आइडियाज को ट्राई करते हैं। लेकिन अगर उन्हें ज्यादा फोर्स या कंट्रोल किया जाए तो वो अपने एक्शंस के लिए गिल्ट फील करने लग जाते हैं, मतलब वो अपने इंडिपेंडेंस को एक्सप्रेस करने से डरने लगते हैं। ये स्टेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनिशिएटिव डेवलप करना बच्चे की क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है और गिल्ट उनकी पर्सनालिटी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेज, दैट इज लेटेंसी, विच कम्स अंडर स्कूल एज 6 to 12 years। इस स्टेज का कॉन्फ्लिक्ट क्या था? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। की इवेंट यहाँ पर क्या होता है? कहाँ पर होता है? दैट इज स्कूल। और किसके साथ रिलेशनशिप होता है? टीचर और पीयर ग्रुप या फ्रेंड्स के साथ। अगर बच्चे स्कूल में सोशल इंटरेक्शन में सक्सेसफुल होते हैं तो उनमें इंडस्ट्री डेवलप होती है, मतलब वो अपने स्किल और कॉम्पिटेंस पर कॉन्फिडेंस फील करते हैं। लेकिन अगर वो रिपीटेडली फेल होते हैं या उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता तो उनमें इंफीरियोरिटी डेवलप होता है, मतलब वो अपने आप को दूसरे लोगों के सामने वीक समझने लगते हैं, कम आंकने लगते हैं। ये स्टेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर बच्चे अपनी एबिलिटीज और सेल्फ एस्टीम बिल्ड करते हैं। सक्सेस उन्हें मोटिवेट करती है और फेलियर पर्सनालिटी ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। नेक्स्ट कम अंडर फिफ्थ स्टेज, दैट इज एडोलेसेंस स्टेज, 12 to 20 years। इस स्टेज का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। की इवेंट यहाँ पर क्या होता है? पीयर रिलेशनशिप। और की रिलेशनशिप किसके साथ होता है? पीयर और सोशल ग्रुप के साथ। इस स्टेज में एडोलेसेंस अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को डेवलप करते हैं रोल, बिलीफ और वैल्यूज के बेसिस पर। अगर वो सक्सेसफुल अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर लेते हैं तो उनमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होता है। लेकिन अगर वो अपनी आइडेंटिटी को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते तो उनमें रोल कंफ्यूजन होता है, मतलब वो अपने फ्यूचर रोल्स और अपने वैल्यूज को लेकर अनश्योर फील करते हैं। ये स्टेज क्रिटिकल है क्योंकि एडोलेसेंस में आइडेंटिटी फॉर्मेशन एक मेजर टास्क होता है जो उनकी फ्यूचर रिलेशनशिप और कैरियर चॉइस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अब हम बात करते हैं अगली स्टेज की, दैट इज यंग अडल्टहुड, विच कम्स अंडर द एज ऑफ 20 to 40 years। इस स्टेज का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। की इवेंट यहाँ पर क्या होता है? रिलेशनशिप बिल्ड करना। और
कि रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप किसके साथ होता है, पार्टनर्स और फ्रेंड्स के साथ। अगर इंडिविजुअल सक्सेस होता है तो वह इंटीमेट और लविंग रिलेशनशिप फॉर्म करता है, मतलब वो अपने पार्टनर और फ्रेंड्स के साथ क्लोज बॉन्डिंग डेवलप करता है। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पाता, उसे लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन फील होता है। ये स्टेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटीमेसी डेवलप करना एक हेल्दी इमोशनल लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, और आइसोलेशन लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अब हम नेक्स्ट स्टेज डिस्कस करते हैं, दैट इज स्टेज 7, मिडिल एडल्टहुड, जो कि 40 टू 65 ईयर तक होती है। इस स्टेज का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। की इवेंट यहाँ पर कहाँ होता है, पेरेंटिंग और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन, और रिलेशनशिप क्या होता है, फैमिली और कम्युनिटी के साथ। अगर एडल्ट्स अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि पेरेंटिंग, मेंटरिंग या प्रोडक्टिव वर्क, तो उनमें जनरेटिविटी डेवलप होती है, मतलब वो अपनी लाइफ को पर्पसफुल और मीनिंगफुल फील करते हैं। लेकिन अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर करते हैं तो उनमें स्टेग्नेशन डेवलप होता है, मतलब वो अपनी लाइफ को मीनिंगलेस और पर्पसलेस समझने लगते हैं। ये स्टेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर एडल्ट्स अपनी प्रोडक्टिविटी और लेगेसी बिल्ड करते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। अगली स्टेज आती है मेच्योरिटी, दैट इज 65 ईयर अबव। इस स्टेज का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। क्या इवेंट होता है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, और की रिलेशनशिप किसके साथ होता है, सोसाइटी के साथ। ओल्डर एडल्ट्स अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर उन्हें अपनी अचीवमेंट और एक्सपीरियंसेस पर सेटिस्फेक्शन होता है तो वे इंटेग्रिटी फील करते हैं, मतलब वो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और अकम्प्लिश्ड समझते हैं। लेकिन अगर उन्हें रिग्रेट होता है या लगता है कि उनकी लाइफ वेस्ट हो गई तो वे डिस्पेयर फील करते हैं, मतलब होपलेसनेस और डिससेटिस्फेक्शन डेवलप होता है उनके अंदर। ये फाइनल स्टेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर एक इंसान अपनी पूरी लाइफ को इवैल्यूएट करता है और उस इवैल्यूएशन के बेसिस पर इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर एक्सपीरियंस करता है। अब हम बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी की। फ्रॉइड ने पर्सनालिटी को समझने के लिए माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो हमने पहले भी पढ़ा, इद, ईगो और सुपर ईगो। सबसे पहले इद, ये अनकॉन्शियस और इंस्टिंक्चुअल पार्ट है जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। इसका प्रिंसिपल होता है प्लेजर प्रिंसिपल। एग्जाम्पल, एक हंग्री चाइल्ड बिना परमिशन के फ्रिज से फूड ले लेता है। नेक्स्ट दूसरा इज ईगो, ये रैशनल पार्ट है जो id की डिजायर और सुपर ईगो के मोरल रूल के बीच में बैलेंस बनाता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, रियलिटी प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हंग्री है लेकिन लंच टाइम तक वेट करता है क्योंकि सोशल नॉर्म्स फॉलो करना जरूरी है। अब आता है सुपर ईगो, ये मोरल कंपास है जो सोसाइटी के रूल्स और आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसे गिल्ट फील होता है क्योंकि ये मोरल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है। फ्रूट की थ्योरी हमें बताती है कि पर्सनालिटी एक डायनामिक इंटरेक्शन है किस किसका, ईगो सुपर ईगो के बीच में, और ये हमारे बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो समझा फ्रूट की थ्योरी हमने क्यों पढ़ी, क्योंकि उसका मानना है पर्सनालिटी एक डायनामिक इंटरेक्शन है ईगो और सुपर ईगो के बीच में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय सिगमंड फ्रूड। फ्रूड ने अपनी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया था, और हर स्टेज सेक्सुअल अर्ज और उनकी कोपिंग मैकेनिज्म से लिंक्ड है। नंबर 1, ओरल स्टेज 0 to 1 ईयर, प्लेजर इज बाय माउथ। प्लेजर माउथ पर सेंटर्ड होता है, जैसे सकिंग और बाइटिंग। अगर फिक्सेशन हो जाए तो बच्चे में डिपेंडेंसी या एग्रेशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट कम अंडर एनल स्टेज, दैट इज 1 to 3 इयर्स। यहाँ पर फोकस होता है टॉयलेट ट्रेनिंग पर। अगर फिक्सेशन होती है तो बच्चा ओवर टाइडी, एनल रिटेंटिव या मेसी, एनल एक्सप्लसिव बन सकता है। नेक्स्ट कम्स फैलिक स्टेज 3 to 6 इयर्स। बच्चा अपने बॉडी के बारे में अवेयर होता है और ऑपोजिट सेक्स
पेरेंट्स के टुवर्ड्स अट्रैक्शन फील करता है। यहीं पर ही इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। याद रखिए इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट कम लेटेंसी स्टेज। सेक्सुअल इंपल्सेस रिप्रेस हो जाते हैं और फोकस फ्रेंडशिप और सोशल स्किल्स पर शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज जेनिटल स्टेज। मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट इमर्ज होते हैं और हेल्दी अडल्ट रिलेशनशिप फॉर्म करने की कैपेसिटी डेवलप होती है इसी स्टेज में। फ्रूड की थ्योरी बताती है कि अगर किसी स्टेज में फिक्सेशन हो जाए तो इसका इम्पैक्ट पर्सनालिटी और बिहेवियर पर लॉन्ग टर्म रहता है। अब हम बात करते हैं द 5 फैक्टर थ्योरी की। 5 फैक्टर थ्योरी, जिसे बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स भी कहा जाता है, ये थ्योरी कहती है कि ह्यूमन पर्सनालिटी को 5 ब्रॉड डायमेंशंस के थ्रू समझा जा सकता है। वो 5 ब्रॉड डायमेंशंस क्या है? सबसे पहला है एग्रीबलनेस, जिसका मतलब क्या है? इंसान कितना कोऑपरेटिव है, काइंड है और कंपैशनेट है। नेक्स्ट कैटेगरी इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ये ट्रेट क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, नए आइडिया एक्सेप्ट करने की एबिलिटी को शो करता है। नेक्स्ट इज न्यूरोटिसिज्म। ये इमोशनल स्टेबिलिटी को मेजर करता है। हाई न्यूरोटिसिज्म वाले लोग ज्यादा एंग्शियस और इनसिक्योर होते हैं। नेक्स्ट trait is कंसाइटियसनेस। कंसाइटियसनेस इज सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑर्गेनाइज्ड होने की टेंडेंसी को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रावर्जन। ये सोशल इंटरेक्शन और आउटगोइंग नेचर को दिखाता है। हाई एक्स्ट्रावर्जन वाले लोग एनर्जेटिक और टॉकेटिव होते हैं। ये पांचों ट्रेट्स एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे साइकोलॉजिस्ट पर्सनालिटी को एनालाइज और प्रिडिक्ट करते हैं। हर इंसान इन ट्रेट्स के यूनिक कॉम्बिनेशन रखता है जो उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। एक एक करके बिग 5 फैक्टर थ्योरी के ट्रेट्स को समझते हैं। सबसे पहला आता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ये ट्रेट क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी और नए आइडियाज एक्सप्लोर करने की एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। हाई स्कोर वाले लोग इमेजिनेटिव, एडवेंचरस और ओपन माइंडेड होते हैं। लो स्कोर वाले लोग कन्वेंशनल होते हैं, रूटीन प्रेफर करते हैं और चेंज रेजिस्ट करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। संजय अपने आर्ट प्रोजेक्ट में नए आइडियाज एक्सप्लोर करता है और इनोवेटिव सोल्यूशन सजेस्ट करता है। दैट इज मतलब वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस शो कर रहा है, हाई लेवल स्कोर शो कर रहा है। नेक्स्ट इज कंसीटियसनेस। ये ट्रेट रिलायबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन और डिपेंडेबिलिटी को मेजर करता है। हाई स्कोर वाले लोग डिसिप्लिन्ड, गोल ओरिएंटेड और मेटिकुलस होते हैं। लो स्कोर वाले लोग इंपल्सिव, केयरलेस और डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, मीरा अपने असाइनमेंट हमेशा टाइम से सबमिट करती है, प्लानर मेंटेन करती है और अपने स्टडी शेड्यूल डायलिजेंटली फॉलो करती है। ये दोनों ट्रेट्स हमें सिखाते हैं, जैसे कि ये दोनों ओपननेस टू एक्सपीरियंस और कंसीटियसनेस हमें सिखाते हैं कि पर्सनालिटी के डिफरेंसेस की तरह से बिहेवियर और सक्सेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट के नेक्स्ट 2 डायमेंशंस की, जो कि हैं एक्स्ट्रावर्जन और एग्रीबलनेस। एक्स्ट्रावर्जन ये ट्रेट सोशिएबिलिटी, असर्टिवनेस और एंथुसियाज्म को इंडिकेट करता है। हाई स्कोर वाले लोग आउटगोइंग, एनर्जेटिक और टॉकेटिव होते हैं और लो स्कोर वाले लोग कैसे होते हैं? दे आर शाई, सॉलिटरी एक्टिविटी प्रेफर करने वाले लोग। फॉर एग्जांपल, राहुल क्लास में सबसे पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अगला चौथा ट्रेट है एग्रीबलनेस। ये ट्रेट कंपैशन और कोऑपरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। हाई स्कोर वाले लोग काइंड, एम्पैथेटिक और फ्रेंडली होते हैं और लो स्कोर वाले लोग कॉम्पिटिटिव, क्रिटिकल और कॉन्फ्लिक्ट के प्रोन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अंजलि अपने क्लासमेट्स की स्टडी में हेल्प करती है और हमेशा सपोर्टिव रहती है। ये ट्रेट हमें दिखाती है कि पर्सनालिटी के डिफरेंसेस की तरह से सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप को भी शेप करते हैं, ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स। अगला लास्ट बिग 5 का ट्रेट है न्यूरोटिसिज्म। ये ट्रेट इमोशनल स्टेबिलिटी और रेजिलियंस को मेजर करता है। हाई स्कोर वाले ज्यादा एंग्शियस, मूडी और स्ट्रेस प्रोन होते हैं और लो स्कोर वाले काम,
इमोशनली स्टेबल और रेजिलिएंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अदिति अपने ग्रेड्स को लेकर हमेशा वरी करती रहती है, एग्जाम के टाइम स्ट्रेस फील करती है। वही कारण कंपोज्ड और ऑप्टिमिस्टिक रहता है इवन अंडर प्रेशर। ये ट्रेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूरोटिसिज्म डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है इंसान की स्ट्रेस हैंडलिंग और इमोशनल वेलबींग को। अब हम बात करते हैं आइंसाइट की थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें पहला है इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्ट्स कौन होते हैं? ये लोग सॉलिट्यूड प्रेफर करते हैं, अपने इनर थॉट्स पर फोकस करते हैं और क्वाइट एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल, नेहा लाइब्रेरी में अकेले स्टडी करना पसंद करती है और ग्रुप डिस्कशन अवॉइड करती है। एक्सट्रोवर्ट ये लोग आउटगोइंग होते हैं, सोशल इंटरेक्शन एंजॉय करते हैं और एक्टिव एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, रोहन हमेशा कैंटीन में फ्रेंड्स के साथ बैठा रहता है, ग्रुप स्टडी सेशन ऑर्गेनाइज करता है और सबसे पहले एक्टिवली बात करना शुरू करता है। ये डायमेंशन हमें बताता है कि पर्सनालिटी के डिफरेंसेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंसान के सोशल बिहेवियर और एनर्जी लेवल को। अगला है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म ये ट्रेट एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी को शो करता है। फॉर एग्जांपल, पूजा एग्जाम के पहले बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और रात भर वरी करती रहती है। इमोशनल स्टेबिलिटी ये कामनेस, रेजिलियंस और स्ट्रेस हैंडल करने की एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अमित एग्जाम वीक में रिलैक्स रहता है और अपने रूटीन मेंटेन करता है। नेक्स्ट आंसर का थर्ड है साइकोटिसिज्म। हाई साइकोसिटिज्म वाले लोग एग्रेसिव, इंपल्सिव, एम्पैथी की कमी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, विक्रम ग्रुप प्रोजेक्ट में आर्ग्यूमेंट करता है और दूसरों के ओपिनियंस को इग्नोर करके अपने वे फॉलो करता है। ये तीनों ट्रेट्स कौन कौन से? सबसे पहला इंट्रोवर्सिस वर्सेस एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी एंड साइकोटिसिज्म। ये ट्रेट्स हमें बताते हैं कि पर्सनालिटी के एक्सट्रीम किस तरह से बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम बात करते हैं रेमंड कैटल की 16 पर्सनालिटी पीएफ 16 पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी, जो कि कैटल एंड एल्पर्ट के आइडियाज को आगे बढ़ाने में और मैथमेटिकल मॉडल्स को मेथड्स को यूज करके पर्सनालिटी को डिटेल में समझने की कोशिश करती है। सबसे पहले उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ट्रेट्स के फैक्टर एनालाइज करके स्ट्रीमलाइन किया और उन्होंने सिर्फ 16 एसेंशियल ट्रेट्स में कन्वर्ट करा उनको। ये 16 ट्रेट्स पर्सनालिटी के कोर को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटल ने एक स्टैंडर्डाइज टूल बनाया जिसको हम 16 पीएफ कहते हैं, जो इन ट्रेट्स 16 एसेंशियल ट्रेट्स को मेजर करता है और बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ये अप्रोच डेटा ड्राइवन है और इससे साइकोलॉजिस्ट को पर्सनालिटी को क्वांटिफाई करने और ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली समझने में मदद मिलती है। इस थ्योरी का इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड और मेजरेबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो रिसर्च और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों में ही बहुत यूजफुल है। अब हम बात करते हैं गॉर्डन एल्पर्ट की ट्रेट थ्योरी से। अब एल्पर्ट ने पर्सनालिटी ट्रेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स ये डोमिनेंट ट्रेट होते हैं जो एक इंसान की पूरी लाइफ को शेप करते हैं। ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि लोग उन ट्रेट्स के बेसिस पर ही डिफाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर का हेटर्ड एक कार्डिनल ट्रेट्स था जो उसके सारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता था। अगला है सेंट्रल ट्रेट्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं पर्सनालिटी के, जो कार्डिनल जितने डोमिनेंट तो नहीं होते लेकिन कोर ट्रेट्स होते हैं जो हम इजीली नोटिस कर पाते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट, ऑनेस्टी, शाइनेस एटसेट्रा। नेक्स्ट कम सेकेंडरी ट्रेट्स। ये ट्रेट्स सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन में शो होते हैं, ये एवरीडे पर्सनालिटी के पार्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान नॉर्मल लाइफ में कॉन्फिडेंट है लेकिन स्पीच देने के टाइम नर्वस फील करता है। एल्पर्ट की थ्योरी हमें बताती है कि पर्सनालिटी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कुछ ट्रेट्स परमानेंट और डोमिनेंट होते हैं और कुछ सिचुएशनल होते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं टाइप और ट्रेट थ्योरी को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
टाइप थ्योरी ये पर्सनालिटी को लिमिटेड कैटेगरी में डिवाइड करती है, मतलब एक इंसान एक फिक्स टाइप में आता है और कैटेगरीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। ट्रेड थ्योरी ये पर्सनालिटी को एक कंटिन्यूम की फॉर्म में समझता है, मतलब हर इंसान एक ट्रेड को डिफरेंट डिग्री में प्रोसेस करता है, ज्यादा या कम। स्टेबिलिटी क्या है? दोनों थ्योरी एम्फेसाइज करती हैं कि पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं थ्रू आउट द लाइफ। सिंपल शब्दों में कहें तो टाइप थ्योरी एक रिजिड क्लासिफिकेशन देती है, जबकि ट्रेड थ्योरी एक फ्लेक्सिबिलिटी और वेरिएशंस को एक्सेप्ट करती है। अब हम बात करते हैं कोलरबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलरबर्ग ने मोरल रीजनिंग को 3 लेवल्स में डिवाइड किया और हर लेवल के 2 स्टेजेस होती हैं। ये 3 लेवल है: प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी एंड पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की 2 सब स्टेजेस है: पनिशमेंट, ओबीडियंस, ओरिएंटेशन। बच्चे रूल फॉलो करते हैं सिर्फ पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। बिहेवियर रिवॉर्ड और पर्सनल गेन के बेसिस पर होता है। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसमें गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, मतलब मोरल डिसीजन अप्रूवल और एक्सेप्टेंस के लिए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, रूल्स और लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है क्योंकि वो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी मतलब इसकी सब स्टेजेस है: सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मतलब मोरल रीजनिंग सोसाइटी के वेलफेयर और फेयरनेस पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। डिसीजन यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल जैसे जस्टिस और इक्वालिटी के बेसिस पर लिए जाते हैं, चाहे लॉ के अगेंस्ट क्यों ना हो। कोलरबर्ग की थ्योरी हमें बताती है कि मोरल डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक इवॉल्व होता रहता है। एक एक करके हम इन लेवल्स को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला कौन सा था लेवल? प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। कोलरबर्ग की थ्योरी का पहला स्टेज है। इसके अंदर की 2 सब स्टेजेस हैं। फर्स्ट सब स्टेज पनिशमेंट, ओबीडियंस, ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चे रूल फॉलो करते हैं सिर्फ पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, मतलब उनके लिए मोरल रीजनिंग का बेस होता है पनिशमेंट या डर, पनिशमेंट से डर। नेक्स्ट सब स्टेज इसी स्टेज की है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। यहाँ बच्चे अपने बिहेवियर रिवॉर्ड्स के बेसिस पर बनाते हैं, मतलब वो एफर्ट्स इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कुछ बेनिफिट मिले, ना कि सिर्फ पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए। ये दोनों स्टेजेस हमें बताती हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में मोरल रीजनिंग ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पनिशमेंट या रिवॉर्ड के बेसिस पर डेवलप होते हैं। तो अब सेकेंड लेवल की बात करते हैं, कन्वेंशनल मोरालिटी। कोलरबर्ग की थ्योरी का सेकेंड लेवल गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में एक्शन सोशल रूल्स और सोशल एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर होता है, मतलब इंसान अपने बिहेवियर को अप्रूवल और एक्सेप्टेंस के लिए एडजस्ट करता है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये फोकस होता है सोशल ऑर्डर मेंटेन करने पर, मतलब रूल्स फॉलो करना, अपनी ड्यूटी करना और अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना मोरल रीजनिंग के बेस होता है। ये लेवल हमें बताते हैं कि एडोलेसेंस और एडल्टहुड में मोरल रीजनिंग ज्यादा सोसाइटी सेंटर्ड हो जाता है, जहां लोग अपने एक्शंस को सोशल नॉर्म्स और लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करते हैं। तो थर्ड लेवल पर पहुंचते हैं अब हम, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कोलरबर्ग की थ्योरी का हाईएस्ट लेवल है। इसकी सब स्टेजेस है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन। इस स्टेज में लोग समझते हैं कि लॉ और रूल सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी ये इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ प्रोटेक्ट करना, रूल तोड़ना या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लाइफ को प्रोटेक्ट करना या रूल तोड़ना, इन दोनों में से बताओ कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दिस इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट और
legalistic orientation. Next is universal ethical principle orientation. यहाँ एडल्ट अपने खुद के मोरल गाइडलाइंस डेवलप करते हैं जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट पर बेस्ड होते हैं। ये गाइडलाइंस लॉ के साथ फिट भी हो सकती है और कई बार नहीं भी। ये लेवल हमें बताता है कि मैच्योर मोरल रीजनिंग लॉ से ऊपर जाकर यूनिवर्सल एथिक्स और प्रिंसिपल पर बेस होती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो आज हमने पर्सनालिटी की डिफरेंट थ्योरीज और क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा। हमने समझने की कोशिश करी पर्सनालिटी सिर्फ आउटर अपीयरेंस नहीं होती बल्कि थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शन का कंप्लीट कॉम्बिनेशन होती है। हमने हिपोक्रेट्स की अर्ली टिपोलॉजी, स्टैचमैन और शेल्डन की बॉडी टाइप थ्योरी, टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी, गोल्डन एल्पर्ट की ट्रेट थ्योरी को एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया। एज अ फ्यूचर नर्सेस आपको डिफरेंट पर्सनालिटी के पेशेंट्स मिलेंगे। कुछ कोऑपरेटिव होंगे, कुछ एंग्शियस होंगे, कुछ एग्रेसिव होंगे और कुछ इमोशनली विड्रॉन भी होंगे। अगर आप पेशेंट को अगर आप पेशेंट की पर्सनालिटी को समझ जाओगे तो कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा और पेशेंट केयर भी इफेक्टिव हो जाएगी। रिमेंबर दीज लाइंस। क्या? एवरी पेशेंट इज यूनिक एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी हेल्प अस टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड केयर। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। आपको कौन सी पर्सनालिटी थ्योरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी ये भी बताइए। कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन। कीप ग्रोइंग एंड स्टे कॉन्फिडेंट, future nurses. See you in the next lecture. Happy learning.